गुड मॉर्निंग बेटा। हम आपको पढ़ा रहे थे, कल हमने पढ़ा था हिंदी का पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर, जो कि आपकी हिंदी की पुस्तक बसंत से लिया गया है। तो कल हम पढ़ रहे थे पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर। मैंने आपको बताया था कि रक्त और हमारा शरीर में ये डॉक्टर अग्रवाल जी ने एक लेख लिखा है। इसमें हम पढ़ रहे थे कि 2 बहन भाई होते हैं, दिव्या और अनिल। दिव्या की जब तबीयत ख़राब हो जाती है तो अनिल उसे डॉक्टर के पास लेके आता है और डॉक्टर जो है उसको क्योंकि दिव्या को कमज़ोरी बहुत हो रही होती है, उसको चक्कर आ रहे होते हैं, तो अनिल उसको डॉक्टर के पास लेके आता है। जब डॉक्टर उसकी जांच करते हैं, उसके खून का टेस्ट करते हैं और अनिल को अगले दिन आने के लिए कहते हैं कि आप जो है अगले दिन आना और देखना कि क्या दिक्कत है। अनिल अगले दिन हॉस्पिटल जाता है और डॉक्टर से मिलता है। डॉक्टर उसे कहते हैं कि रिपोर्ट जो है डॉक्टर दीदी के पास है, आप उनसे जाके रिपोर्ट ले लीजिए। अनिल डॉक्टर दीदी के पास जाता है और उनसे रिपोर्ट के लिए बोलता है और पूछता है कि दिव्या को क्या हुआ है। तब डॉक्टर दीदी उसे बताती हैं कि दिव्या को अनीमिया हुआ है। अनिल पूछता है कि डॉक्टर ये अनीमिया क्या है। तब डॉक्टर दीदी उसे बोलती हैं कि अनिल, अनीमिया को जानने से पहले तुम्हें जो है खून के बारे में जानना होगा कि खून क्या है। तब अनिल पूछता है कि दीदी मैं कुछ समझा नहीं। तब डॉक्टर दीदी कहती हैं कि अनिल, खून, यहाँ पे हमें खून के बारे में पहले जानना होगा जिसके कारण की अनीमिया की बीमारी होती है। तब वो बताती हैं कि हमारा जो खून है वो भानुमति के पिटारे के समान है। अब ये भानुमति का पिटारा क्या है, अनिल पूछता है। तब डॉक्टर कहती हैं कि भानुमति के पिटारे में जैसे सब कुछ मिलता है, उसी तरीके से जो हमारा खून है वो अपने अंदर बहुत सारी चीज़ों को समेटे हुए होता है। हमारा जो रक्त कण है वो 3 प्रकार के होते हैं, लाल रक्त कण, सफ़ेद रक्त कण और बिंबाणु, जिसको हम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स भी कहते हैं, यानी कि रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। और इसके अलावा जो दूसरा होता है वो प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा एक तरल पदार्थ होता है। सबसे पहले हम जो है आरबीसी के बारे में जानेंगे कि लाल रक्त कणिकाएं क्या हैं। तब डॉक्टर दीदी उसे बताती हैं कि जो लाल रक्त कणिकाएं हैं वो हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन पहुंचाती हैं, जो ऑक्सीजन हम लेते हैं उसको लाल रक्त कणिकाएं पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करती हैं। तब दीदी उसे दिखाती हैं सूक्ष्मदर्शी के द्वारा कि देखो ये लाल रक्त कणिकाएं कैसी हैं। तब अनिल उन लाल रक्त कणिकाओं को सूक्ष्मदर्शी से देखता है और कहता है, दीदी ये तो बालूशाही की तरह हैं। तब डॉक्टर कहती हैं कि हाँ, जो लाल रक्त कणिकाएं हैं वो एक बालूशाही की तरह ही होती हैं। तब डॉक्टर उसे बताती हैं कि अनिल, जो ये लाल रक्त कणिकाएं हैं इनका जो काल है, इनका जो समय है वो 4 महीने का होता है और 4 महीने के बाद ये कोशिकाएं मर जाती हैं। तब अनिल पूछता है कि दीदी अगर ये मर जाती हैं तो क्या हम भी मर जाते हैं, क्या हम जीवित नहीं रहते। तब डॉक्टर बताती हैं कि अनिल ऐसा नहीं है, जब ये लाल रक्त कणिकाएं 4 महीने के बाद ख़त्म होती हैं तो हम जो है हमारा शरीर ऐसी ही दूसरी कोशिकाओं का निर्माण करता है, यानी कि अगर 4 महीने में नष्ट हो रही हैं तो 4 महीने के बाद फिर से दोबारा उतनी ही रक्त कणिकाएं बन जाती हैं। अब ये कैसे बनती हैं? जो हमारा शरीर होता है, हमारे शरीर की हड्डियों में मज्जा होता है, जहाँ पर बहुत छोटे छोटे से कारखाने होते हैं। अब कारखाने आप लोग भी जानते हैं कि कारखाने से मतलब क्या है। आप कोई भी सामान बनाते हैं, कोई भी जो प्रोडक्ट बनता है वो कारखानों में बनता है और कारखानों में वो माल बनाने के लिए कच्चे माल की ज़रूरत होती है। तो ऐसे ही हमारा शरीर भी है, जिसमें जो है सामान बनाने के लिए कच्चे माल की ज़रूरत पड़ती है। अब ये कच्चा माल हमारे शरीर को कैसे मिलता है, कहाँ से मिलता है? कच्चा माल हमें जो है प्रोटीन, विटामिन और लौह तत्व से मिलता है। लौह तत्व यानी कि आयरन से। तो हमें जो है आयरन से अगर हम जो है ये सारी चीज़ें लेते हैं अपने भोजन में, अगर ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं, विटामिन, आयरन और जो है प्रोटीन, तो इन सभी चीज़ों के कारण ही हमें जो है हमारे शरीर में खून की मात्रा बढ़ जाती है। ये सब हमें हरे पत्तेदार सब्जियों से, फल, अंडा, दूध, दालें खाने से हमारे शरीर को ये चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं।
जिसके कारण हमारे शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता रहता है और पुरानी कणिकाएं मर जाती हैं और नई कणिकाओं का निर्माण होता रहता है इस कारखाने में। अब लाल रक्त कणिकाओं की कमी के कारण ही हमारे शरीर में एनीमिया की बीमारी हो जाती है। इसके कारण शरीर के हर हिस्से में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, यानी कि अगर ये एनीमिया हो जाता है तो यानी कि हमारे शरीर को जो है सब ऑक्सीजन पूरी मात्रा में नहीं मिल पा रहा है। इसलिए जो है लाल रक्त कणिकाएं कम होती हैं तो शरीर को ऑक्सीजन नहीं मिलता और हमारा जो शरीर है उसको वो थका थका सा महसूस करता है, उसमें जो है शक्ति कम हो जाती है। फिर अनिल सवाल करता है कि क्या एनीमिया लाल रक्त कणिकाओं की कमी के कारण ही हम थक जाते हैं या कोई और वजह है? तब दीदी कहती है कि हाँ, इसकी एक वजह ये भी है कि जो लाल रक्त कणिकाएं जब हमारे शरीर में कमी हो जाती है उनकी, तो हमारा शरीर जो है थका थका सा महसूस करता है, हमारे शरीर में जो है रक्त कणिकाओं की कमी के कारण ही। लेकिन कारण क्या है कि हम जो है संतुलित भोजन हमें नहीं मिल पाता। इसका दूसरा कारण और भी है कि हमारे पेट में कीड़े हो जाते हैं। अब कीड़े कैसे होते हैं? कीड़े जब पेट में हो जाएंगे तो हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है। अब ये कीड़े कहाँ से आते हैं? गंदा पानी पीने से, गंदा खाना खाने से, गंदे हाथों से, और ऐसे इसी कारण जो है हमारे शरीर में ये कीड़े पहुँच जाते हैं। दूसरा, हमारे जो पैर है, पैर की त्वचा से भी हमारे शरीर में के अंदर ये कीटाणु घुस जाते हैं। अगर हम पैरों में चप्पल नहीं पहनेंगे, गंदी जगह पे जाएंगे तो ये कीटाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए हमें जो है हमेशा साफ रहना चाहिए, पैरों को नंगे नहीं रखना चाहिए, हमेशा पैरों में चप्पल पहनकर रहना चाहिए। अगर हम इन सारी छोटी छोटी बातों का ध्यान देंगे तो हमें जो है कभी भी एनीमिया की प्रॉब्लम नहीं हो सकती। यानी कि इसीलिए बेटा आप लोगों को हमेशा बोला जाता है कि आप जो है हाथों को साफ करके खाना खाइए, गंदी जगह मत जाइए, गंदा भोजन मत खाइए, बाहर का खाना मत खाइए, इसीलिए कहते हैं। उसके बाद अनिल पूछता है डॉक्टर दीदी से, तो दीदी फिर ये सफ़ेद रक्त कणिकाओं का क्या काम है और बिंबाणु का? फिर डॉक्टर दीदी उसे बताते हैं कि अनिल, जो सफ़ेद रक्त कणिकाएं हमारे शरीर में होती हैं वो हमारे शरीर की वीर सिपाही होती हैं, यानी कि वो हमारे शरीर को जो है जीवाणुओं से बचाती हैं, जीवाणुओं से हमारी रक्षा करती हैं। जब भी कोई बीमारी या रोगाणु, कीटाणु, विषाणु हमारे शरीर पर हमला बोल देते हैं तो ये जो सफ़ेद कणिकाएं होती हैं, सफ़ेद रक्त कणिकाएं होती हैं, तो ये उनसे जो है हमारी रक्षा करती हैं, यानी कि इन्फेक्शन वगैरह होने से हमें बचाती हैं, हमारे शरीर को रोगों से सुरक्षित रखती हैं। अब है बिंबाणु। बिंबाणु भी जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी काम करते हैं। अब बिंबाणु क्या काम करते हैं कि आप देखते होंगे कि जब हमें कभी चोट लग जाती है, जब चोट लग जाती है तो हमारे शरीर से जो है रक्त निकलने लग जाता है, खून की धारा बहने लग जाती है। अब जब ये खून की धारा बहती है तो हमारे जो खून है वो निकलता चला जाता है, वो रुकने का नाम नहीं लेता है। लेकिन जो बिंबाणु होते हैं, इन्हीं के कारण जो है हमारा शरीर जो है उस खून को रोकने का काम करता है। जहाँ पर से खून निकलता है वहाँ पर ये जो है बिंबाणु एक जाली बना देते हैं। जैसे आपने मकड़ी का जाला देखा होगा, या जैसे आप घरों में जालियाँ लगी होती हैं, उनमें छोटे छोटे से छेद होते हैं, होल होते हैं। उसी तरीके से जो बिंबाणु होते हैं, जहाँ पर चोट लगी होती है हमारे शरीर में, वहाँ पर एक झिल्ली बना देते हैं, एक जाली सी बना देते हैं, और फिर ये बिंबाणु उस जाली में जाके चिपक जाते हैं, जिसके कारण जो है हमारा खून जम जाता है और खून बहना बंद हो जाता है। अब जो हमारे शरीर में प्लाज्मा होता है वो प्रोटीन से होता है, जहाँ इसीलिए जो प्लाज्मा एक तरल होता है, तो वो प्लाज्मा में हमें प्रोटीन होता है उस प्लाज्मा में, और जैसे ही जब खून बहना शुरू हो जाता है तो उसी के कारण, बिंबाणुओं के कारण ही वो खून बंद हो जाता है, खून का जो है प्रभाव कम हो जाता है। फिर अब कई बार ऐसा होता है, फिर अनिल पूछता है कि दीदी जब चोट बहुत गहरी लग जाती है और खून बहुत ज़्यादा निकलता है और वो बहना नहीं रुकता है, तब हमें क्या करना चाहिए? तब डॉक्टर दीदी उसे बताती हैं कि अनिल, अगर खून ज़्यादा बह रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? एक साफ़ कपड़ा लेके उस खून को साफ़ करना चाहिए और वहाँ पे जो है कपड़ा बांध देना चाहिए, और हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए और डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तब डॉक्टर उसमें, अगर ज़्यादा खून बह रहा होगा, नहीं बंद हो रहा होगा बहना खून,
तो डॉक्टर उसमें जो है कई बार टाँके भी लगा देते हैं और कई बार टाँकों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो डॉक्टर जो है उसका उपचार कर देते हैं, जिससे वो खून बहना बंद हो जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक शरीर से बहुत ज़्यादा खून निकल जाता है और हमें जो है खून चढ़ाने की ज़रूरत महसूस होती है और हमें खून चढ़ाना पड़ता है। तब हम क्या करते हैं, उस खून को हम जो है एक दूसरा व्यक्ति, एक स्वस्थ व्यक्ति से हम चढ़ा सकते हैं, दूसरे व्यक्ति को जिसका खून ज़्यादा बह गया है। लेकिन खून ऐसे ही हम किसी का एक इंसान का खून दूसरे इंसान को नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि हर इंसान का खून अलग अलग होता है। पहले हम उनके खून का टेस्ट करते हैं, फिर देखते हैं कि जो बीमार व्यक्ति है उसका खून स्वस्थ व्यक्ति के खून से अगर मिलता है तभी हम उसके खून को चढ़ाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें वो व्यक्ति नहीं मिल पाता है, तब हम क्या करते हैं? तब अनिल पूछता है कि दीदी फिर हमें क्या करना चाहिए अगर हमें कोई स्वस्थ व्यक्ति नहीं मिल पाता खून देने के लिए, तब हम क्या करते हैं? तब दीदी कहती हैं कि तब हमारे पास ब्लड बैंक होते हैं, ब्लड बैंक जहाँ पे खून इकट्ठा रहता है। बेटा जैसे आप लोग देखते होंगे बैंक होते हैं जिसमें हम पैसे रखते हैं, सेविंग करते हैं, अपनी पैसों को जमा करते हैं थोड़ा थोड़ा कि आगे अभी कभी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो उसके लिए हम उन पैसों की हमें ज़रूरत होती है। तो ऐसे ही जो बैंक होते हैं, ब्लड बैंक जो बोला गया है, यहाँ पर भी जो है खून इकट्ठा किया जाता है, यानी उस खून को अलग अलग बोतल्स में भर के रखा जाता है, सेव करके, कि जब किसी व्यक्ति को खून की ज़रूरत पड़ेगी तो ब्लड बैंक से उस खून को उस दूसरे रोगी व्यक्ति को, बीमार व्यक्ति को चढ़ा दिया जाता है। तब डॉक्टर उसे बताती हैं कि जो ब्लड बैंक है वहाँ से हम उस खून की जांच करके कि उस बीमार व्यक्ति को कौन सा खून चाहिए, वो खून हम उसे चढ़ा देते हैं, जिसके कारण जो है व्यक्ति ठीक हो जाता है। लेकिन वो खून हम कभी, जो शिविर लगाए जाते हैं ब्लड डोनेशन के, ब्लड डोनेट किए जाते हैं, तो उसके द्वारा हम उस खून को इकट्ठा करते हैं। लेकिन ब्लड कौन दे सकता है? एक स्वस्थ व्यक्ति ही अपना खून दे सकता है, लेकिन 18 साल से ज़्यादा का जो व्यक्ति होता है वही उस खून को दे सकता है। 18 साल से कम का जो बच्चा होता है उससे खून नहीं लिया जाता। और एक समय में हम एक व्यक्ति से 300 ml ही खून ले सकते हैं, क्योंकि आप नॉर्मल एक जो स्वस्थ इंसान है उसके शरीर में 5 लीटर खून होता है, और अगर हम 300 ml खून निकाल भी लेंगे तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई कमजोरी नहीं आएगी। और जो व्यक्ति बार बार खून डोनेट करता रहता है तो उसके खून, वो उतना ही खून और बनता रहता है, इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये हमने आज आपने ये पाठ सीखा, और आप भी जब बड़े हो जाएं ये पढ़ लीजिए कि आप भी अगर एक स्वस्थ इंसान रहेंगे, एक स्वस्थ रहेंगे, तो आप भी ये आज वादा कीजिए कि बड़े होके आप भी किसी को ज़रूरत होगी तो अपना ब्लड डोनेट करेंगे, और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे कि अगर किसी को ज़रूरत है तो आप जो अगर स्वस्थ हैं तो आप अपना खून जो है दान कर सकते हैं ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए। और हो सकता है आपका खून दूसरे के लिए जीवन दान साबित हो, जिससे दूसरा व्यक्ति जो है जीवित हो जाए। तो ये हमने आज आपका पढ़ा पाठ 6, रक्त और हमारा शरीर। आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे।